फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, लिख सकते हैं, लेकिन उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। तो डायपोल की एक्सिस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही वो चार्ज जो उसके एक्सिस के ऊपर रखा है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो जब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने सेम रखी, उसको नहीं बदला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी सेम रहेगा, चाहे आप रेडियस को डबल कर दें। इस फेस का फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, वो एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है ये मैटर करेगा। तो लेफ्ट फेस का डिस्टेंस देखें ध्यान से डायग्राम में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट जेन फिजिक्स। कैसे हैं आप सब? आज हम क्लास 12th में फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स को करने के लिए कॉन्सेप्ट का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अच्छी तरह से इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए एक मेरा पिछला वीडियो है जिसके अंदर मैंने यही बताया है कि डिफरेंट इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जिनके अंदर आपको फोर्स फाइंड करना है, जिनके अंदर आपको फील्ड फाइंड करना है, आप वो कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट तरह का आइडिया मैंने उसमें दिया है। आप उस वीडियो में जाके ये देख सकते हैं। अब इन न्यूमेरिकल्स को करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है, एक एमसीक्यू। ए चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r has surface charge density sigma. The electric field on its surface is capital E. If the radius of the sphere is doubled, then keeping charge density the same, the ratio of the electric field on the old sphere to that on the new sphere will be. अब जब कभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ने के बाद गिवन क्या है और आपको करना क्या है। सबसे क्रिस्टल क्लियर ये चीज होती है। सबसे पहले गिवन क्या है और आपको करना क्या है। सबसे पहले सोचें कि जो भी रिसोर्सेज, जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी स्टेटमेंट में मिला हुआ है, उसका आप कैसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। आपका दिमाग ये चलना चाहिए। और इसमें क्वेश्चन ये है कि एक सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है और एक स्फीयर है, यहां पे उसके सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है। एक जो स्फीयर होता है उसके सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज E इक्वल्स सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है। तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी स्फीयर के, उसका फॉर्मूला ये है। अब इस फॉर्मूला में कहीं पे भी आपको रेडियस नजर नहीं आ रहा, सिर्फ आ रहा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास एक स्फीयर है, आपने उसका रेडियस जो है वो डबल कर दिया गया, लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी को आपने सेम रखा, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाए? सोचें आप इस बारे में। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने सेम रखी है, उसको नहीं बदला है। तो जब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने सेम रखी, उसको नहीं बदला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी सेम रहेगा, चाहे आप रेडियस को डबल कर दें, क्योंकि रेडियस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है कि 1/2, 1/4 और 4 में से कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो हमारा ऑप्शन होगा नंबर 1। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, इसको आप फर्दर भी कई और तरह के न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद a point charge situated at a distance r form a short electric dipole on its axis. मैंने जो सबसे पहले बात बोली थी, आपने देखना है न्यूमेरिकल के अंदर गिवन क्या है, उसके बाद आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे कि आप कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो एक पॉइंट चार्ज सिचुएटेड है एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। तो एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसकी एक्सिस के ऊपर एक r डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है F। अगर आप उस डिस्टेंस को 2r कर दें, मतलब डिस्टेंस को डबल कर दें, तो फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो डायपोल की एक्सिस के ऊपर आपने एक चार्ज रखा, तो डायपोल की एक्सिस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही वो चार्ज जो उसके एक्सिस के ऊपर रखा है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एक रोल होना चाहिए।
तो एक डायपोल की एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक डायपोल की एक्सिस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दैट E इक्वल्स टू 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सिस के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक E था, सपोज मैंने इसको E डैश कर दिया, आप डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, डिस्टेंस को आपने डबल कर दिया, तो ये बन गया आपके पास E/8 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। R क्यूब होता है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल है, R क्यूब होता है, E/8 हो गया। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही जो चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F इक्वल्स टू, सपोज ये होता है ना क्यू चार्ज है, सपोज वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, पॉइंट चार्ज है, क्यू लेट कर लिया मैंने, तो ये तो हो गया उसका पहला फोर्स, यानी कि ये होना चाहिए क्यू इंटू लेट इट बी, ये E की वैल्यू ऐसी रहने दे आप, ठीक है, E की वैल्यू ऐसी रहने दे। उसके बाद अगर F डैश रखें, दैट विल बी क्यू इंटू E डैश होना चाहिए, और क्यू E/8 होगा, तो क्यू E की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट विल बी F, तो F डैश इज इक्वल टू F/8, यानी कि जो न्यू फोर्स है दैट विल बी F/8। तो बी ऑप्शन इसमें हमारे पास आएगा। ध्यान से समझे इस चीज को कि क्या गिवन है, कैसे उसका यूज करना है और कैसे आपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ दिस 1.6 into 10⁻16 न्यूटन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज दिस। अब अगेन इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा, अभी जो मैंने बोला था F इक्वल्स टू क्यू E, क्योंकि देखो आपके पास एक फोर्स गिवन है, आपके पास चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, एक फोर्स गिवन है, और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज एंड फोर्स, तीनों चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो जैसे ये तीनों चीजें हुई, आपने ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, F इक्वल्स टू क्यू E, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करना है, तो F/Q करेंगे, Q की जगह आप लिखेंगे यहां पे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज -1.6 into 10⁻19 कूलम। तो आप सिंपली यूज करेंगे, F की वैल्यू पुट करेंगे, फोर्स ऊपर गिवन है 1.6 into 10⁻16, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखें, सोल्व करें और क्या ऑप्शन आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges Q and -3Q are placed fixed on x-axis separated by distance d. Where should a third charge 2Q be placed such that it will not experience any force? दो चार्ज आपके पास गिवन है, Q है, -3Q है, उनके आसपास 2Q चार्ज कहां रखा जाए सच दैट ये कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। मतलब इसके ऊपर जो फोर्सेस लगने हैं उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए पहली तो, और दूसरा जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होना चाहिए। डायरेक्शन फोर्सेस की अपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपके पास एक तरफ कोई प्लस चार्ज दिया है, एक तरफ कोई नेगेटिव चार्ज दिया है, जैसे यहां पे क्यू चार्ज दिया हुआ है, -3Q इधर दिया हुआ है, ये A पॉइंट हो गया, सपोज ये B पॉइंट हो गया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो D हो गया। तो इन दोनों के बीच में अगर आप समझे कि इन दोनों के बीच में आप 2Q चार्ज को लाकर रख दे कि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस ना करे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में जब कोई दूसरा चार्ज रखा जाएगा, स्पेशली पॉजिटिव चार्ज, जब 2Q की बात हो रही है, तो अगर मैं बीच में 2Q रख देता हूं तो ये वाला Q इस 2Q को रिपेल करेगा इधर, और -3 वाला इस 2Q को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब इसके ऊपर जो दोनों फोर्सेस लगेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, तो रिजल्टेंट जीरो नहीं बन सकता। डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होने के लिए आपको 2Q चार्ज जो है वो इधर साइड पे किसी तरफ रखना पड़ेगा, बीच में नहीं। तो 2Q चार्ज को सपोज मैं इस तरफ रख देता हूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया, और जो डिस्टेंस ले लिया मैंने इस Q चार्ज से वो लेट कर लिया मैंने x, ठीक है। अब A और P यहां पे चार्ज पड़ा हुआ है 2Q P पे, A और P के बीच का एक फोर्स आएगा, एक B और P के बीच का एक फोर्स आएगा,
उन दोनों फोर्सेस का यूज करेंगे, डायरेक्शन अपोजिट होगी। देखिए ध्यान से, ए वाला चार्ज इस वाले चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये डायरेक्शन होगी एफ ए की, ठीक है। बी वाला चार्ज इस पी वाले चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये डायरेक्शन होगी बी की, क्योंकि वो माइनस वाला चार्ज है, 2 प्लस को 2 क्यू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। डायरेक्शन इन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले एफ ए लेंगे, यहां पे के कूलम्स लॉ का यूज करेंगे, के 2 क्यू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के, एक 2 क्यू और एक हमारे पास है 3 क्यू डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल करेंगे, 2 क्यू कैंसिल हो जाएगा, 2 क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू और के से के कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसका आप रूट ले लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 1 बाय एक्स और ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय डी प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा √3x इक्वल्स टू डी प्लस एक्स, ठीक है। तो ये हो गया रूट डी इक्वल्स, एक्चुअल में हम x निकालना चाहते हैं तो पहले √3x, दिस इज √3x माइनस x इक्वल्स टू डी, x कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 इक्वल्स टू ये d बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी d बाय √3 माइनस 1, ठीक है। अब इसका आप रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन करके ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा d इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1, क्योंकि वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, तो x इक्वल्स टू d बाय 2 इंटू √3 प्लस 1, ठीक है जी। ये आपके पास आंसर बनेगा जिस पॉइंट पे चार्ज रखा हुआ है 2 क्यू, वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ना करे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगेन वैसे फोर्सेस के बारे में, बट इसमें फोर्सेस एक लाइन के ऊपर नहीं पड़े हुए हैं। जब फोर्सेस एक लाइन के ऊपर पड़े होते हैं तो उसके लिए आप जनरल जो है वो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन देखते हैं और उसके बाद रिजल्टेंट की तरफ पहुंचते हैं। जैसे अभी हमने देखा डायरेक्शन अपोजिट थी, तो रिजल्टेंट जो है वो दोनों को माइनस करके आना चाहिए, और स्पेशली यहाँ पे फोर्स 0 था, इस वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल हो गया। इस तरह के डायग्राम में, जैसे ये डायग्राम गिवन है, तो आप फोर्सेस की डायरेक्शन देखेंगे और बाद में उनको सॉल्व करने के लिए ये देखेंगे कि उन फोर्सेस के बीच में एंगल कितना है। और एक लॉ आपने अच्छी तरह से याद रखना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका यूज आप करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनमें जब कई मतलब दो फोर्सेस के बीच में या दो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको एंगल दिया हो, तो सबसे ज्यादा जो अप्लाई होता है वो पैरेललोग्राम लॉ होता है, वही हम यूज करेंगे। तो 3 पॉइंट चार्जेस है, क्यू माइनस 4 क्यू 2 क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, जिसकी साइड एल है। Obtain an expression for the magnitude of the resultant electric force acting on the charge Q. Q चार्ज जो A पॉइंट पे पड़ा हुआ है उसके ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। 3 चार्जेस है, एक चार्ज के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब ये हुआ, सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए कि एक चार्ज है तो उसके आसपास जब टोटल 3 चार्ज हैं, एक के ऊपर आपने रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो बाकी दोनों उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आपको उन फोर्सेस की डायरेक्शन बनानी है, फिर उनके रिजल्टेंट की तरफ जाना है। तो सबसे पहले एक डायरेक्शन इसमें बनाते हैं कि जो ये -4 क्यू वाला चार्ज है, -4 क्यू वाला चार्ज, ये इस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यहाँ, ठीक है। क्योंकि -4 क्यू के ऊपर हमने रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो इसने अट्रैक्ट कर लिया। इस फोर्स को सपोज मैंने नाम दे दिया एफ ए बी, सॉरी, क्योंकि ए के ऊपर बी ने फोर्स लगाया, ठीक है। ये इसकी डायरेक्शन होगी। उसके बाद ये 2 क्यू वाला चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, क्यू भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसकी रिपल्शन की डायरेक्शन होगी। अब दिस इज द फोर्स एफ ए सी, ए के ऊपर लगाया है सी ने। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहले तो आप इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड लिख लें एक बार, क्या होगा, एफ ए सी, ए और सी के बीच में जो है that will be k क्यू 2q डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर। ये तो हो गया एफ ए सी। उसके बाद ए बी निकाल लेते हैं, एफ ए बी कूलम्स लॉ इसमें आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि एक चार्ज का मैग्नीट्यूड 4q है, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड 2q है, डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
सॉरी 2Q नहीं है, दूसरा चार्ज जो है वो Q है, 4Q और Q के बीच में। तो ये हो गया आपके पास, दिस विल बी 4 एंड Q स्क्वेयर डिवाइडेड बाय L स्क्वेयर। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं 2 एंड 2KQ स्क्वेयर अपॉन L स्क्वेयर, तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये बन जाएगा FAC। तो जो FAB है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ FAC। ये आप याद रखें और इजिली आप जो है क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब इन दोनों फोर्सेस का आपको रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करें, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये अगर 60 डिग्री का होगा, आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो आपके पास इस तरह से जाएगा, एक पैरेललोग्राम बनेगी ये वाली, और उस पैरेललोग्राम में 120 डिग्री दोनों के बीच का एंगल हो गया। तो जब आप यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, लेट एफ इज द रिजल्टेंट इक्वल्स टू रूट आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास एफ स्क्वेयर ए सी प्लस एफ स्क्वेयर ए बी। अभी हम इसको ऐसे ही रखेंगे, बाद में हम पुट कर सकते हैं एफ ए सी, पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन लगा रहा हूं, जो भी मैंने बोला था आपको कि दैट लाइक आर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर, आर स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा होता है। ठीक है, वो आर रिजल्टेंट है, यहाँ पर रिजल्टेंट एफ आ गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, और कोस थीटा की जगह यहाँ पे आएगा कोस 120। कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है। ठीक है, देखिए अब एफ स्क्वेयर ए सी तो आपके पास ऐसे ही आ जाना है, प्लस जो एफ स्क्वेयर ए बी है, एफ ए बी है यहाँ पे, एफ ए बी, दैट एफ ए बी इज 2 टाइम्स ऑफ एफ ए सी, और इसका आपने स्क्वेयर करना है, तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वेयर एफ स्क्वेयर ए सी प्लस 2 एफ ए सी, तो बेटा ऐसे ही आना है आपका, और एफ ए बी जो है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एफ ए सी हो जाएगा। कोस 120 की वैल्यू -1/2 होती है, आप इसको -1/2 रखेंगे, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, और उसके बाद जो आपका फोर्स बनेगा, देखिए ध्यान से, ये भी सेम ये भी सेम है, तो आप इसको 5 एफ स्क्वेयर ए सी आपने लिख दिया, माइनस आ गया साइन। ठीक है, और ये हो गया आपके पास 2 एफ स्क्वेयर ए सी, ये इस तरह से आ जाएगा, -2 एफ स्क्वेयर, ये एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 - 2 आपके पास ये 3 हुआ, 3 रूट के अंदर एफ स्क्वेयर ए सी, और जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे √3 टाइम्स ऑफ एफ ए सी, एफ ए सी की वैल्यू आप पुट करेंगे विच इज 2, तो 2 टाइम्स ऑफ √3। ठीक है, के क्यू स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर, के क्यू स्क्वेयर अपॉन एल स्क्वेयर। ठीक है जी, ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया। इस तरह के क्वेश्चन में मतलब आपको ये ऐसा मेथड अप्लाई करना है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन भी इस तरह के ही होते हैं। आपके पास कई बार 60 डिग्री का एंगल होता है, कई बार आपके पास 45 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, लेकिन आपको वो सब कुछ देखना पड़ेगा डायग्राम के अकॉर्डिंग। जैसे अगर रेक्टेंगल दी होती है, स्क्वायर दी होती है, तो उसमें आमतौर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर इस तरह की ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, तो फोर्सेस के डायरेक्शन के ऊपर 60 भी बन सकता है, 120 भी बन सकता है, ये डिपेंड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चार्जेस है यहाँ पे, एक चार्ज ए है, एक चार्ज बी है, these two charges are located at point 0 0 and a respectively. Let I and j be the unit vectors along x axis and y axis respectively. Find the force exerted by a on b in terms of I and j. अब बेटा ये क्वेश्चन जो है ना, ये स्पेशल तरह का एक क्वेश्चन है कि जिसमें आपको बताया गया है कि आपको जब फोर्स निकालना है दैट शुड बी इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे, मतलब आपको फोर्स निकालना है वेक्टर की फॉर्म में। जैसे अभी हमने निकाला फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो निकाला एक्सप्रेशन के लिए, जैसे उन्होंने बोला कि आप एक्सप्रेशन निकालो, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सप्रेशन निकालो, मैग्नीट्यूड आ गया। लेकिन अब यहाँ पे ये बोल दिया गया कि आपको फोर्स जो निकालना है वो आई और जे की फॉर्म में निकालना है। मतलब ये हुआ कि फोर्स निकालने के लिए आप वेक्टर जो है वो याद रखना है कि वेक्टर कैसे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले इसका एक ना डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद इसको देखते हैं कि है क्या।
टू डायमेंशन में बनेगा, एक्स और वाई एक्सिस की बात हो रही है, ठीक है। यहां पे एक डायग्राम बना देते हैं। इस तरफ हमारे पास एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, इस तरफ वाई एक्सिस होगी। तो एक चार्ज पड़ा हुआ आपके पास क्यू चार्ज, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, मतलब वो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 0 0। और एक चार्ज आपके पास पड़ा हुआ है 2Q। अब 2Q चार्ज के कोऑर्डिनेट जो हैं वो ऐसे हैं बेटा, इस तरह से। ये 2Q चार्ज पड़ा हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट इस तरह से हो जाएंगे, मतलब ये भी A है, ये भी A है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये वाला काउंट होगा आपके पास, जिसको हम R लेते हैं, ठीक है। अब रिजल्टेंट लेट आई एंड जे भी द यूनिट वेक्टर हैं, हमें पता है एक्स और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर होते हैं। इस तरफ हम आई कैप लेते हैं, इस तरफ हम आई जे कैप लेते हैं। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ठीक है। ए, अच्छा, इसको आपने ए पॉइंट लेना है, इसको आपने बी लेना है। फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ए बी के ऊपर जो फोर्स लगाएगा उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। पहले तो जनरल सी बात है, वो रिपेल करेगा, क्योंकि ए वाला जो है वो बी को रिपेल करेगा इस तरफ, मतलब ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, इस तरफ रिपल्शन होगा जो है ए ऑन बी, एफ बी ए इसको हम नाम दें, ठीक है। अब जो एफ बी ए, अच्छा अगर मैं सिंपल मैग्नीट्यूड लिखूं, सपोज इन दोनों के बीच में बेटा ये डिस्टेंस आ गया आर, इस आर डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है ना वो तो बड़ा इजी निकल जाएगा, ये भी ए है, ये भी ए है। तो ये जो हाइपोटेनस बन गया आपके पास है ना, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, मतलब आर इक्वल्स टू रूट, वैसे तो आर स्क्वेयर ही हमें चाहिए यहाँ पे, चलो आर स्क्वेयर ही ले लेते हैं एक बार, तो वो होना चाहिए ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यानी कि आर स्क्वेयर इक्वल्स टू हो जाना चाहिए 2a स्क्वेयर, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आर लेंगे सिंपल तो वो होना चाहिए आपके पास √2a, ठीक है। ये आर की वैल्यू होगी, तो दोनों चार्जेस के बीच का मैंने डिस्टेंस लिया हुआ है। इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखूं ना बेटा, सिंपल बड़ा हो जाएगा, एफ बी ए इक्वल्स टू के क्यू 2Q डिवाइडेड बाय जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दे, मतलब आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा के क्यू 2Q डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर। तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये जो फोर्स बन गया तो यही बन गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सिंपल हो जाएगा। लेकिन ये मैग्नीट्यूड है बेटा, मुझे यहाँ पे इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है। वेक्टर की फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं इस आर को लेता हूं वेक्टर, थोड़ा ध्यान से समझे, 11th का कुछ कॉन्सेप्ट यहां पे काम हो आएगा आपके, कि जब आपके पास ये वेक्टर दिया है जो 2 डायमेंशन के बीच में एक्ट कर रहा है, एक तरफ एक्स एक्सिस है एक तरफ वाई एक्सिस है, तो उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने के लिए या आर वेक्टर को लिखने के लिए आप किसका यूज करते हैं, आपको ये याद होगा कि आर वेक्टर जो लिखा जाता है दैट विल बी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस आर वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो ए और ए ही, मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस ए जे कैप, दिस इज आर वेक्टर। ए में इसमें कॉमन ले लेता हूं, आई प्लस जे कैप, ये मेरे पास आ गया। ये कहां पे यूज होगा अभी देखते हैं, ठीक है जी। तो अब मुझे इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, जो मेन पॉइंट है। जैसे ही मैंने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा एफ बी ए, ठीक है, तो ये होता है कि क्यू 2Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इंटू यूनिट वेक्टर आर, इंटू यूनिट वेक्टर आर होता है। और क्या किया जाता है, इस यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट जब करना होता है आपने, के क्यू 2Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, और यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करना है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये एक अलग से पॉइंट इसमें आपको याद रखना है। आर वेक्टर की वैल्यू मैंने ऊपर निकाल ली है, नीचे आपके पास आर क्यूब बन जाना है, बस यही वैल्यू है जो अलग होगी। तो अभी मैं इसको कर रहा हूं, ये हो जाएगा ऊपर 2K क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू जो मैंने निकाली थी बेटा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, वो पुट कर देंगे, ये आर क्यूब हो गया था। अभी एक बार लिख देते हैं इसको, 2K क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर क्यूब और इंटू ये हो गया मेरे पास वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया था, फिर वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड होता है, जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपने याद रखना है। तो ये हो गया 2K क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और आर की वैल्यू है √2a, ठीक है जी। तो ये हो गया √2a और इसका मैंने कर दिया यहाँ पे क्यू, ठीक है जी।
√2a का क्यूब कर दिया इंटू आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, दैट विल बी a i प्लस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हम लिखेंगे इसको 2k क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय √2 का क्यूब इंटू a क्यूब, ठीक है जी, और a ऊपर था i प्लस j, यहां पे a से एक a कैंसिल हो गया, ठीक है। अब नीचे ना √2 का क्यूब है, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, इसको मैं 2 रेज़ टू द पावर 1/2 इसका क्यूब है, इसका मतलब मैं इसको 2 रेज़ टू द पावर 3/2 लिख सकता हूं। 3/2 का मतलब इट कैन बी रिटन एज 2√2, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2√2। तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू 2k क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2√2a स्क्वेयर, ये i प्लस जे हो गया, यहां से आपने 2 से 2 कैंसिल कर देना है, तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय √2a स्क्वेयर इंटू आई प्लस जे कैप, ये आंसर आपका आएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही अलग तरीके का है। अगर आप सिंपल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए 2023 में था, अगर आप सिंपल मैग्नीट्यूड की फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, लिख सकते हैं, लेकिन उसके पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। आपको ध्यान देना है कि आपको किस फॉर्म में आंसर छोड़ के आना है, लिख के आना है और कंप्लीट करके आना है। तो अगर कंप्लीट करके इसी फॉर्म में आएंगे तो प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे, नहीं करके आएंगे तो प्रॉपर मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये याद रखना, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स हैं आर प्लेस्ड अलोंग द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड √2 मीटर एज शोन इन फिगर, obtain the magnitude and direction of the net electric field at the center of the square। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, दो इलेक्ट्रिक डायपोल इसके ना डायगोनल पे रखे हुए हैं, तो इसके सेंटर पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकालने हैं। बड़ा इजी है, आप इसको एज ए डायपोल भी देख सकते हैं, आप इसको एज ए 4 चार्जेस, 4 चार्जेस का सिस्टम भी देख सकते हैं, और 4 चार्जेस के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है। सबसे पहले O पॉइंट पे A और B का फील्ड देखते हैं किस तरफ जाएगा। A और B C मतलब जो डायगोनली अपोजिट है उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक डायपोल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो डायगोनली अपोजिट है A C B और D ऐसे जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो प्लस वाला चार्ज है, प्लस वाले चार्ज का फील्ड जो होता है आउटवर्ड होता है, ठीक है। सपोज ये फील्ड हो गया हमारे पास EA, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद जो C वाला चार्ज है, C वाला चार्ज है माइनस क्यू चार्ज का फील्ड होता है इनवर्ड, तो ये मेरे पास डायरेक्शन होगी EC की, ठीक है। देखते जाए, बड़ी जल्दी से इसका आंसर आ जाएगा। और यहां पे भी माइनस चार्ज जो है वो उसका इस तरफ होना चाहिए, ये हो गया हमारे पास EB, और ऐसे ही D जो है वो आउटवर्ड है, ये होना चाहिए ED। मतलब एक तरफ दो फील्ड जाएंगे, EA प्लस EC एक रिजल्ट बनाएंगे, सपोज मैं इसको E1 नाम दे देता हूं, और एक तरफ जाएंगे आपके पास EB प्लस ED, सपोज इसको मैं E2 नाम दे देता हूं, ठीक है। नाउ ध्यान ये रखें आप कि वर्टिसेस से सेंटर का जो डिस्टेंस है चारों चार्जेस का सेम रहेगा, तो चाहे इसमें वैल्यू लें आप EA की, सबसे पहले तो ये याद रखिए कि OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD है, ये सेम है, ये कहीं नहीं बदला, ये तो सेम रहेगा। वर्टिसेस से सेंटर का डिस्टेंस सेम रहेगा। EA इक्वल्स टू KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब ये सारा फील्ड इक्वल आएगा एक दूसरे के, चाहे वो EB है, ये बन जाएगा KQ डिवाइडेड बाय OB स्क्वायर, ये हो जाएगा जो तीसरे वाला है हमारे पास EC, दैट इज KQ डिवाइडेड बाय OC स्क्वायर, और चौथा हो जाएगा ED, ये हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय OD स्क्वायर। और सबकी वैल्यू सेम है, लेकिन सबकी वैल्यू आएगी क्या, सबकी वैल्यू आएगी डायगोनल का हाफ,
और जो डायगोनल की वैल्यू होती है दैट इज साइड इंटू रूट टू। जो स्क्वायर का डायगोनल होता है उसकी लेंथ ही होती है साइड इंटू रूट टू। यहां पे साइड रूट टू है, इंटू रूट टू है यानी कि 2, और इसका हाफ लेना है आपको, इसका हाफ, डायगोनल का हाफ, तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। ये 2 मीटर में आ गया, इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। मतलब ये है कि यहाँ पे ये जितने भी फील्ड हैं ये सारे इक्वल हैं और सबकी वैल्यू जो है दैट विल बी, अगर मैं ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी को 1 मीटर पुट कर देता हूं तो सबकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। और ई ए इक्वल्स टू ई बी इक्वल्स टू ई सी इक्वल्स टू ई डी इक्वल्स टू के क्यू, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, बस आपने अब इन दोनों का रिजल्टेंट देख लेना है। एक तरफ E1 जा रहा है, एक तरफ E2 जा रहा है। जो E1 है और E2 है ये भी सेम होंगे। E1 होगा दैट विल बी 2KQ हो जाएगा, क्योंकि आप EA और EC को ऐड कर देंगे। E2 है वो भी हो जाएगा 2KQ। ठीक है, अब इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे आप, इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा आपके पास जाना चाहिए इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट इस तरफ जाएगा E। अब यहां पे इन दोनों के बीच में बेटा जो ये एंगल है, ये एंगल होता है 90। डायगोनल्स के सेंटर में, डायगोनल्स के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पे जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे E दैट विल बी रूट, जब 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री पे फॉर्मूला ये लगता है आपके पास 90 डिग्री में, और ये दोनों इक्वल हैं, मतलब ये हो जाएगा E1 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा E1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 2 ऑफ E1। तो E1 की वैल्यू पुट कर देंगे आप, E इक्वल्स टू रूट 2 यानी कि 2 रूट 2, और ये हो जाएगा के क्यू। उसके बाद आपको इसकी डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन निकालने के लिए बेटा पैरेललोग्राम लो याद रखना है, वो tan बीटा होता है। tan बीटा में आप दोनों वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं। जब 90 डिग्री पे दोनों के बीच में एंगल हो तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, जैसे वो हो जाएगा E2 डिवाइडेड बाय E1, या E1 बाय E2 भी हो सकता है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 1 आएगी। तो बीटा जो है वो 45 डिग्री आएगा। मतलब वो किसी एक वेक्टर के साथ, यहाँ पे किसी एक वेक्टर के साथ ये जो एंगल है इधर, चाहे नीचे ले लें चाहे आप ऊपर ले लें, E2 किसी तरफ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब मैंने ED और EB को यहाँ पे E1 लिया था, ये दोनों को E1 रिप्रेजेंट कर रहा है, और EA EC को मैंने EB और ED को E2 लिया था, और नीचे इसको मैंने E1 लिया था। ये E1 को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस तरफ ये दोनों जा रहे हैं। ठीक है जी, बस उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करके ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये वाला क्वेश्चन किस तरह से आपको सोल्व करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, अलग अलग सेट में आता है, अलग अलग वे में आता है। और मैंने स्पेशली इसके 2 वे, जो एक क्वेश्चन ये है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये है, ये जो क्वेश्चन है बल्कि ये एक सेट का 2025 के एक सेट का क्वेश्चन है ये वाला, जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और ये 2024 या 23 का कोई PYQ है। और ये दोनों कुछ अलग अलग तरह के हैं, लेकिन रिपीट इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं। आपने अच्छे से याद रखना है इनको सोल्व कैसे करना है। तो यहां पे बेटा एक क्यूब है जिसका साइड 0.1 मीटर है, दैट इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर इन ए रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। एक्स जो है मीटर में है और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम में दिया हुआ है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट इज डिपेंडेड ऑन एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के ऊपर डिपेंड भी कर रहा है। अब बेटा आपको पता है कि जब इस तरह का क्यूब आपके पास गिवन हो तो सिर्फ 2 ही फेस ऐसे होंगे। अगर एक्स एक्सिस पे कोई फील्ड जा रहा है यहाँ पे, जिसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इस तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही फेस होंगे जो फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेंगे। एक होगा ये लेफ्ट वाला फेस और दूसरा होगा ये राइट वाला फेस। इन दोनों का फ्लक्स आपको यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले फाई एल की बात करेंगे। फाई एल, तो इसके लिए इसका जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो इधर जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसका नॉर्मल राइट के इधर जाएगा जो 0 एंगल बनाएगा। यही जो आइडिया है आपको याद रखना है। फाई एल इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई एस, और ये वैल्यू आ जाएगी कोस 180। यहां पे जो याद रखना है आपको वो ये है, जैसे ही आप
ई की वैल्यू पुट करेंगे 500x, ठीक है, आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ई का मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, और एस जो है वो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सॉरी एस जो है वो सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेफ्ट वाली साइड का सिर्फ सरफेस एरिया आपने लेना है, पूरे क्यूब का नहीं लेना। जिस फेस का आप फ्लक्स निकालना चाहते हैं उसी का सरफेस एरिया आपको लेना है। लेफ्ट फेस है, लेफ्ट फेस का लेंगे, राइट फेस है, राइट फेस का लेंगे, और वैसे इन दोनों का सरफेस एरिया सेम होगा। ये नहीं आप पूरा एरिया लेके बैठ जाएं, क्यूब के पूरे एरिया की बात नहीं हो रही, दैट इज सरफेस एरिया। दिस सरफेस एरिया रिप्रेजेंट फॉर द लेफ्ट फेस जिसका आप फ्लक्स निकाल रहे हैं, सिर्फ उसकी बात होगी। तो 500x इंटू साइड का स्क्वायर, साइड मतलब यहां पे 0.1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 0.1 है, साइड गिवन है, इसका आपको स्क्वायर कर देंगे और माइनस cos 180 की वैल्यू -1 होती है, माइनस आ जाएगा। अच्छा बेटा, जो चेंज करना है आपको, ये x क्या होगा? मैंने अभी बोला था कि आप जिस सरफेस का, जिस फेस का फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं वो एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे है ये मैटर करेगा। तो लेफ्ट फेस का डिस्टेंस देखें ध्यान से, डायग्राम में 0.1 मीटर है फ्रॉम द ओरिजिन। तो x की वैल्यू लेफ्ट फेस के लिए आएगी 0.1, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, -500 ये 1/10 आ जाएगा, ये 1/100 आ जाएगा, इसको आपने कर दिया 2 0 कैंसिल, -0.5, ठीक है। जब आप राइट फेस के लिए जाएंगे बेटा जी, राइट फेस के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज ES cos 0 हो जाएगा। तो यहां पे 500x होगा, अगेन 0.1 का आप स्क्वायर करेंगे, सेम रहेगा, कोई ज्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो मेन पॉइंट है, जब x की वैल्यू यहां पुट करने जाएंगे आप, तो जो राइट फेस है वो x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है वो भी आपको याद रखना है। जो राइट फेस है वो ओरिजिन से अब डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है। अच्छा, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x एक्सिस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन ना हो, x का डिस्टेंस का फंक्शन ना हो, तब आप ऐसा नहीं करेंगे। तो यहां पे अब x की वैल्यू जो है राइट फेस के लिए दैट विल बी 0.2 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/100 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइक 1 आंसर आ जाएगा इसका, 500 इंटू 2/10 इंटू 1/100, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा कैंसल, ठीक है, 5 2 10 मतलब ये 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। सारा कैंसिल होके ये 1 हो गया। जब नेट फ्लक्स निकालेंगे, वैसे नेट फ्लक्स दोनों को ऐड करके आता है, जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी 5R प्लस 5L, लेकिन जो रिजल्टेंट है वो एक माइनस में है, तो 1 माइनस 0.5, ये 0.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2, ठीक है। पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे थे उनके यूनिट जो होते हैं वो इस तरह से न्यूटन कूलम में होते हैं, न्यूटन पर कूलम में, याद रखें, यूनिट जरूर लिखने हैं आपको। अब ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए देखें, एक्स की, ये भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ध्यान से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो एक्स की वैल्यू लेफ्ट फेस के लिए क्या आएगी और राइट फेस के लिए क्या आएगी। हिंट दे देता हूं कि इसमें जो अब क्यूब का लेफ्ट फेस है वो ओरिजिन के ऊपर ही पड़ा हुआ है। जब वो ओरिजिन के ऊपर ही पड़ा हुआ है तो लेफ्ट फेस के लिए एक्स की वैल्यू 0 आएगी, राइट फेस के लिए आप खुद देखें और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब यहां तक हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, वो यहां तक हमने कवर कर लिए हैं। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, अच्छे से इनको करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।